तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 से रिवीजन। सही है। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं पहले, और उसके बाद फिर आगे जो है वो सारी यूनिट्स करते रहेंगे। तो ये आज हम लोग पूरा यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब यूनिट 4 का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज लोकेशन एंड स्केल। अब लोकेशन एंड स्केल के अंदर हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे जो सिलेबस के हिसाब से हैं, दैट इज द फैक्टर दैट डिटरमिन लोकेशन एंड रीलोकेशन। सही है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लोकेशन या रीलोकेशन को, अब लोकेशन बेसिकली होती क्या है? बेसिकली लोकेशन होती है आप जो जगह, कोई एक सर्टेन जगह जो है वो आप बिजनेस के लिए देख रहे होते हो, तो दैट इज योर लोकेशन। एंड रीलोकेशन क्या होता है? रीलोकेशन सिंपली ये होता है कि आप किसी एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे रीलोकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज जो है वो लेट्स सपोज गुलशन में हूँ, सही है, तो अगर गुलशन से मैं लेट्स सपोज जाता हूँ DHA, तो ये मेरा क्या है? रीलोकेशन है। सही है। और मैं कंप्लीटली अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो कंप्लीटली नया बिजनेस स्टार्ट करना है मतलब मैं कोई लोकेशन अपनी ढूंढूंगा। तो लोकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, दे शुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है। अब वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, दैट मींस दे आर ऑफ लॉन्ग टर्म एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द होल बिजनेस। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप जो है वो लोकेशन का कुछ सोचते हो, ये सोचते हो कि लोकेशन अगर मुझे जगह डिसाइड करनी है, तो आपके दिमाग में क्या होता है? आपके दिमाग में यही होता है कि यार ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे मैं लंबा अरसा चल सकूं, जहाँ पे जो है वो कस्टमर्स आते रहें, और मैं जो हूँ वो मेरा जो ऑपरेशंस हैं वो बरकरार रहें। तो जब भी आप कोई लोकेशन का डिसीजन लेते हो, तो उसमें आप यही सोचते हो कि दे शुड बी स्ट्रेटेजिक इन नेचर, दैट मीन्स कि आपको वहां पे लंबा अरसा गुजारना है, और जाहिर सी बात है उस लंबे अरसे में आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस कंडक्ट करने, तो आप जो है वो मेक श्योर करोगे कि आप वहां पे जाके जो है वो आपकी सेल्स हो और अच्छी लोकेशन हो। सेकेंडली, डिफिकल्ट टू रिवर्स। सही है। अब अगर एक बार आपने लोकेशन का डिसीजन ले लिया ना, तो आपको ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है रिवर्स करना। सही है। तो इसलिए लोकेशन के जो डिसीजन होते हैं वो बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने लोकेशन तो डिसाइड कर ली, लेकिन अगर अब मसला ये है कि अब जो कॉस्ट आ रही है उस लोकेशन पे ऑपरेट करने के लिए, वो कॉस्ट आप बेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हो उस जगह का, तो अब उस जगह से उस लोकेशन से रिलोकेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा और काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। सही है। तो एक बार आपने लोकेशन का डिसीजन ले लिया है, तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। Thirdly, taken at the highest management levels, not delegated to subordinates. अब इसका मतलब क्या है कि जो लोकेशन का जो डिसीजंस होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं? हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल्स पे लिए जाते हैं, और इनको सबॉर्डिनेट्स को लेने के लिए नहीं दिया जाता। सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? वो लोग जो लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है, लोकेशन डिसीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आप हमेशा हाईएस्ट लेवल पे लेते हो, लोअर लेवल पे कभी भी नहीं आने देते। सही है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल लोकेशन की। तो ऑप्टिमल लोकेशन क्या होता है? तो ऑप्टिमल लोकेशन इज अ बिजनेस लोकेशन दैट गिव्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। सही है। तो अब यहाँ पे ऑप्टिमल लोकेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब कि आपके वो चीज जो है वो समझ लो एक तरीके से बारे में आ रही है, या वो चीज जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेनिफिशियल। तो यहाँ पे ऑप्टिमल लोकेशन का मतलब कि वो लोकेशन जो जिसके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। सही है। तो उसको हम कहते हैं सिंपली ऑप्टिमल लोकेशन। तो एन ऑप्टिमल लोकेशन इज लाइकली टू बी कॉम्प्रोमाइज दैट बैलेंसेस द हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ द साइट विद कन्वीनियंस फॉर कस्टमर एंड पोटेंशियल सेल्स। अगर आप एक ऑप्टिमल लोकेशन पे जाओगे ना, तो आपको वहां पे फिक्स कॉस्ट हाई होगी। सही है। लेकिन उसमें फायदा क्या है कि आपके कन्वीनियंस होगा कस्टमर्स के लिए, मतलब कस्टमर आराम से आ पाएगा, और उस जगह पे पोटेंशियल सेल्स भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज अगर मैं मोबाइल मोबाइल की शॉप खोलना चाहता हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मोबाइल मार्केट जाऊंगा सदर में। अब सदर में मसला क्या है कि सदर की फिक्स कॉस्ट हाई होगी, मतलब उस जगह का रेंट वगैरह बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या है कि वहां पे कन्वीनियंस भी है कस्टमर के लिए। सही है। कस्टमर कन्वीनियंटली आ भी जाएगा, और वहां पे मेरी पोटेंशियल सेल्स भी जो है वो इंक्रीज होती रहेंगी, मतलब मैं जो हूँ हायर सेल्स अचीव कर पाऊंगा। ठीक है। सेकेंडली, द लो कॉस्ट ऑफ अ रिमोट साइट विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ सुटेबली क्वालिफाइड लेबर। अगर मैं लो कॉस्ट पे जाता हूँ, भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं ढूंढूंगा ऐसी साइट जहाँ पे मेरी
कॉस्ट जो है वो कम हो। लेकिन लो कॉस्ट साइट एरिया में ये मसला होगा कि मेरे पास एम्प्लॉयज की कमी हो जाएगी। आई माइट नॉट हैव अ सुटेबल सप्लाई ऑफ अ क्वालिफाइड लेबर, कि आपके जो क्वालिफाइड लेबर है वो ज्यादातर शहर में रहता है या वो आउटस्कर्ट्स पे काम नहीं करेगा। थर्ड इज क्वांटिटेटिव फैक्टर्स विद क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब यहाँ पे बेसिकली आपको दोनों चीजें मैच करनी पड़ती हैं कि आपके क्वालिटेटिव फैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है या आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स इन एरियाज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद द रिस्क ऑफ लो सेल्स। सही है। अब अगर आप ऑप्टिमल लोकेशन जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज तभी करोगे जब आप किसी और लोकेशन पे जाओगे और वहां पे आपको जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही हो। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं शहर से बाहर अगर अपनी फैक्ट्री खोलता हूँ, तो शहर से बाहर फैक्ट्री खोलने का मुझे नुकसान ये है कि मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मुझे ग्रांट्स दे रही है, गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेयर करेगी, गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी। सही है, ताकि आप उस जगह पे फैक्ट्री खोलो और वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करो। सही है। तो ये सारे आपके ऑप्टिमल लोकेशंस के एक तरीके से समझ लो कि अगर आप ऑप्टिमम लोकेशन ढूंढना चाहते हो तो ये सब मसले आ सकते हैं कि जो जगह पे जाना चाह रहे हो वहाँ की फिक्स कॉस्ट हाई है, जहाँ पे लो फिक्स कॉस्ट है वहाँ पे लेबर नहीं है। और फिर आप जो है वो सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी असेस कर रहे होते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्वांटिटेटिव फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज जो है वो उसमें देखते हो आपकी कोई भी लोकेशन डिसाइड करने से पहले आप ये जरूर देखते हो कि वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कोई मसला किसी को ऑप्टिमल लोकेशन समझ में पूछ लें। नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी। अब सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। अब नॉन ऑप्टिमल लोकेशन के ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे जाते हो जो कि नॉन ऑप्टिमल है, जिसका बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स का, तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या आएंगे? सबसे पहले तो आपको हाई फिक्स कॉस्ट आएगी। सही है। अब हाई फिक्स कॉस्ट का डिसएडवांटेज क्या होगा? हाई फिक्स कॉस्ट समझ रहे हैं ना, जैसे रेंट वगैरह आपका ज्यादा होगा। तो हाई फिक्स कॉस्ट की वजह से सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको हाई ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना पड़ेगा। मतलब आपका जो ब्रेक इवन है वो बहुत लेट जाके होगा, क्योंकि ब्रेक इवन क्या होता है? वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सही है। तो जब आपकी फिक्स कॉस्ट हाई होगी, सही है, फिक्स कॉस्ट हाई होगी दैट मीन्स योर टोटल कॉस्ट विल आल्सो बी हाई। और जब टोटल कॉस्ट हाई होगी तो मतलब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आगे जाके जो है वो आपको टोटल कॉस्ट को कवर करके देगा। सही है। तो हाई ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। फिर लो प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट हाई है तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। फिर इफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लो, यूनिट फिक्स कॉस्ट विल बी हाई। यूनिट फिक्स कॉस्ट मतलब पर यूनिट। सही है। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, मतलब आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स सपोज 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, सही है, और मेरी फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितना है? $3 है। सही है। हाउएवर अगर मैं कैपेसिटी मेरी कम हो जाती है यहाँ पे, अब 10,000 के बजाय मैं जो हूँ वो 5,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 30,000 डिवाइड बाई 5,000 यूनिट अगर मैं करूंगा तो मेरी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹6 हो जाएगी। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई जब मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुई। मतलब 10,000 से मैं 5,000 यूनिट पे आया तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो ये आपका प्रॉब्लम है ऑफ हाई फिक्स कॉस्ट। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम आता है नॉन ऑप्टिमल लोकेशन का, दैट इज हाई लेबर कॉस्ट। हाई लेबर कॉस्ट की वजह से क्या होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिर जाएगा। सही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिर जाएगा, अगेन आपको प्रॉब्लम लॉसेस की आ सकती है। तो लो प्रॉफिट्स एंड और इवन लॉसेस एंड हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कंपेटिटिवनेस। अब जाहिर सी बात है जब आपकी लेबर कॉस्ट हाई होगी दैट मीन्स कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है लेबर को आप जो है वो पैसे दे रहे होते हो, डेली वेजेस दे रहे होते हो। तो डेली वेजेस जब इंक्रीज होंगी तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कंपेटिटिवनेस को गिराता है। फिर लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब जिस नॉन ऑप्टिमल लोकेशन में वो जगहें भी होती हैं जहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। सही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है या बुरी बात है? कि बेरोजगारी कम है। तो जब बेरोजगारी कम होगी,
सही है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक बुरी बात भी होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक तो सबसे पहला मसला ये आता है, प्रॉब्लम्स विद रिक्रूटिंग सूटेबल एम्प्लॉयज। सही है, आपको सूटेबल एम्प्लॉयज नहीं मिलते क्योंकि लोगों के पास अक्सर मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लगे हुए होते हैं। हाँ, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होती है, तो आपको एक अच्छा और सूटेबल एम्प्लॉय मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेबर टर्नओवर लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम। सही है, अक्सर क्या होगा कि लोगों को जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है ना, तो लोगों को ऑफर्स आ रही होती है दूसरी दूसरी कंपनी से ना, हाई पे की। तो अक्सर ये होगा कि लोग आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। पे लेवल्स में बी हैव टू बी रेज्ड। अब पे लेवल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, कि जाहिर सी बात है, अगर आपको वर्कर को रिटेन रखना है या वर्कर आपको छोड़ के ना जाए, सही है, या नया वर्कर को अट्रैक्ट करना है, तो यू हैव टू इंक्रीज योर पे रेट एज वेल। तो अगेन ये बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करेंगे। फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, average consumer disposable incomes may be low, leading to relatively low demand for income elasticity। अब अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई मतलब लोगों के पास इनकम नहीं होगी। अब इनकम्स नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, लोग बेरोजगार हैं, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे, मतलब अपनी नीड्स सेटिस्फाई करेंगे लेकिन अपनी वांट को नहीं देखेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा कि आपकी कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करेंगे और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड शायद कम हो जाए। फिर पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सही है, अब ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका खराब है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट वगैरह है उसने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखा हुआ कंट्री का, तो उससे क्या वो भी एक नॉन ऑप्टिमल लोकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है लेकिन वो अंदर कच्चे एरिया में है, वहां पे आने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ, या जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है कि यार दुकान के आगे जो है वो गटर वगैरह बह रहा होता है, तो लोग जो है वो फिर जाना छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, यही मसले आएंगे आपके, कि नंबर वन सबसे पहले तो रेज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कोई कच्चा इलाका है वहां से आके आप जो है वो मटेरियल भेजोगे, सही है, तो वहां से वहां तक आने में, सही है, हो सकता है गाड़ी का खराबी हो जाए, या गाड़ी कोई आपको स्पेशल रखनी पड़ेगी। फिर रिलेटिवली इनएक्सेसिबल टू कस्टमर्स, कस्टमर्स अक्सर जो है वो उस जगह पे नहीं आ पाते, सही है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रोड खराब है वहाँ के। डिफिकल्ट टू ऑपरेट जीआईटी इन्वेंट्री मैनेजर सिस्टम ड्यू टू अनरिलायबल डिलीवरीज। अब जिस जगह पे आपकी शॉप है वहां पे जो है वो कभी बंदा पहुंच जाता है, कभी नहीं पहुंचता। जैसे अब अगर शेरशाह में आपकी फैक्ट्री है, तो शेरशाह में आने में यही मसला होता है कि आपको कभी कभार लुट जाते हो आप, या वहां पे आपको थ्रेट होता है, सही है, और या फिर वहां पे जाने का रास्ता जो है वो काफी खराब बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा बना हुआ है। तो उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि वहां पे डिलीवरीज जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचती। तो जिस जगह पे डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंचेगी वहां पे आप जीआईटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नॉन ऑप्टिमल लोकेशन के ये नुकसान है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं सर, क्लियर। बाकी अपना शामिर आपको और उसाद आपको मसला है कोई? क्लियर है सर। समझ में आ गई बात? अच्छा जी जी, आगे सर। चलते हैं। दैट इज क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दैट डिटरमिन द लोकेशन एंड रिलोकेशन डिसीजंस। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था शुरू में, डिस्कस करी थी हमने कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हैं। तो अब उनको हम पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो क्वांटिफाइबल या मेजरेबल होते हैं, सही है, जिनको आप जो है वो पैसों के उसमें तोल सकते हो, सही है। तो अब वो कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में सबसे पहले तो आता है आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है आपका रेंट, सही है। तो रेंट को आप मेजरेबल, ये बेसिकली आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ये मेजरेबल होते हैं। सबसे पहली जो चीज आप जगह की देखते हो वो देखते हो उसकी साइट की कॉस्ट या रेंट, सही है। आप कोई फैक्ट्री आपको खोलनी है, तो वहां की फैक्ट्री आप देखोगे लैंड की कितना रेंट है उस लैंड का, सही है। दूसरी चीज है वो है लेबर कॉस्ट, कि उस जगह पे जो है वो एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह क्या है, तो ये वहां पे आपको जो है वो कितने पैसे देने पड़ेंगे एम्प्लॉयज को, उस जगह पे कितने एवरेज तनख्वाह कितनी है लोगों की, सही है। तो इस तरीके से लेबर कॉस्ट भी जो है वो आप देखते हो बिफोर डिसाइडिंग अ लोकेशन, कि वहां पे लेबर कॉस्ट कितनी है। फिर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी आपको, तो ये भी आप जो है वो मेजर करते हो कि आपको वहां पे जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो वहां पे जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब सप्लायर से जब प्रोडक्ट आएगा और अगर आप उसको मार्केट तक भेजोगे, सही है, तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी, सप्लायर से लाने में कितनी कॉस्ट आएगी, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आप जो है वो मेजर कर रहे होते हो। देन कम्स योर पोटेंशियल रेवेन्यू, सही है। अब पोटेंशियल रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली कि वहां पे आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होंगी, सही है। व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड सेल्स इन दैट एरिया, सही है।
कि आपकी सेल्स वहां पे उस एरिया पे कितनी होंगी, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। एंड देन कम जो गवर्नमेंट ग्रांट्स के, वहां पे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह भी है या नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने बिजली का बिल कम करा हुआ है वहां पे, या गवर्नमेंट ने जो है वो कोई आपको सपोर्ट दी हुई है, कोई आपको रेंट कम करा हुआ है वगैरह वगैरह, तो टैक्स ये फ्री करा हुआ है। आपको टैक्स फ्री करा हुआ है बिल्कुल, तो ये आपके गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह हो गए। ठीक है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप वहां पे ये भी चीजें देखते हो कि वहां पे आपको कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं आ रही, कोई एडिशनल खर्चा वगैरह तो नहीं आ रहा। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि कॉस्ट रिडक्शन, उस जगह पे जाने में आपको कॉस्ट रिडक्शन मिल रहे हैं या कॉस्ट इंक्रीज मिल रहा है। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप कहते हो कॉस्ट इंक्रीज, मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना। तो जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो वहां पे आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो वो लोकेशन अच्छी है, और अगर आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है तो वो लोकेशन आपकी जो है वो खराब है। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एस्टिमेट्स। अब बेसिकली आप जब ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मेजर कर रहे होते हो ना, तो आप लगा रहे होते हो प्रॉफिट एस्टिमेट्स। अब प्रॉफिट एस्टिमेट कैसे लगाऊंगा मैं, जाहिर सी बात है मैं देखूंगा कि वहां पे मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना है, मतलब सेल्स पोटेंशियल कितना है, और उस सेल्स पोटेंशियल में मैं सिंपली क्या माइनस कर दूंगा, अपनी सारी जो कॉस्ट मैंने फोरकास्ट की है। कॉस्ट फॉर प्राइस। एग्जांपल मैं तारिक रोड जा रहा हूँ, अगर अपनी कपड़ों की दुकान खोलनी है मुझे, मैं तारिक रोड पे जाता हूँ, तो तारिक रोड पे मैं पहले अपना पोटेंशियल रेवेन्यू एस्टिमेट करूंगा कि यार माहाना में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जितनी की भी सेल्स है मेरा पोटेंशियल रेवेन्यू वहां का सेल्स का, तो पहले तो मैं वो एस्टिमेट करूंगा, और उसके बाद जो है वो मैं अपनी सारी कॉस्ट उसमें से माइनस करूंगा कि उस जगह का रेंट कितना है, वहां पे मैं बंदा रखूंगा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, एंड वगैरह वगैरह। तो लेबर कॉस्ट वगैरह सारी चीजें मैं वहां से माइनस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट कितना है। और जाहिर सी बात है अगर लेट्स सपोज दो लोकेशन है, सही है, लोकेशन ए और लोकेशन बी, बी। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 60,000 या 600,000, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 800,000, तो मैं कौन सी लोकेशन देखूंगा, ऑब्वियसली मैं लोकेशन बी पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मेरा ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं सेल्स की बात करूं, सही है, तो अगर सेल्स यहाँ पे लेट्स सपोज 10,100,000 है, और यहाँ पे सेल्स लेट्स सपोज 12,100,000 है, तो मैं लोकेशन बी सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वहां पे सेल्स का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ज्यादा यहाँ है। पे ये इस तरीके से जो है वो मैं अपने जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उनको इस तरीके से एनालाइज करता हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है, ये बताते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हम लोग कितने टाइम में कर लेंगे, सही है। तो बेसिकली ये आपका जो भी आपके लोकेशन पे पैसा लग रहा है, जो भी आपकी साइट पे पैसा लग रहा है, वो कितने महीनों में या कितने साल में रिकवर हो जाएगा, ये भी आपको पता चल जाता है। और लास्टली ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है आपका ये आपको बेसिकली वो बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बनाने टू कवर ऑल योर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट मींस टू कवर ऑल योर टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हो, जो कि आपको बताता है कि आप कितने टाइम में जो है वो कवर कर लोगे अपनी सारी कॉस्ट को। नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हो इसमें टू कवर द कॉस्ट। तो ये आपकी सारी जो है वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं दैट डिटरमिन द लोकेशन डिसीजंस। कोई मसला है इसमें तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। फिर आता है आपका क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट डिटरमिन लोकेशन एंड रीलोकेशन डिसीजंस। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले तो सेफ्टी, कि जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे, जहाँ पे आप मतलब अपनी शॉप खोलोगे वहां पे सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी का मतलब कि वहां पे कोई लूट मार नहीं होनी चाहिए, वहां पे चोर डकैती होने चाहिए, सही है, वो जगह सेफ होनी चाहिए, सही है। तो सेफ्टी सिंपली एक क्वालिटेटिव फैक्टर है कि वहां पे हर अंदाजे से मतलब आपकी जो मतलब जाहिर सी बात है, आप देखो फॉर एग्जांपल आप कैश डीलिंग करते हो, अब कैश है, आपका कैश सेफ है या नहीं, कोई आपके आने जाने में कैश सेफ है, या आपका अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा है, सही है, आए दिन वो आता है तो वो लुट जाता है, उस सैलरी घर लेके जा रहा है, वो सैलरी छीन गई उससे, तो ऐसी जगह पे आप जो है वो लोकेशन पे नहीं अपना बिजनेस खोलें जहाँ पे वो जो है वो सेफ नहीं है। फिर स्पेस फॉर फर्दर एक्सपेंशन,
आप एक और अपनी जगह डिसाइड करते हो जो कि वहां पे स्पेस होना चाहिए फॉर फर्दर एक्सपेंशन या नहीं। अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक और लोकेशन ए और बी की, और लोकेशन बी। अब लेट्स सपोज लोकेशन ए जो है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर है, सही है, ये डीएचए के भाई कोई पॉश इलाके में, सही है, और ये जो है वो लोकेशन बी जो है वो नॉट सेफ है। जाहिर सी बात है ऑप्टिमल लोकेशन आपके लिए कौन सी होगी, लोकेशन ए जो कि सेफ है। फिर लोकेशन ए में आपको स्पेस दिया हुआ है फर्दर एक्सपेंशन का, मतलब कि जगह है वहां पे आप एक्सपैंड कर सकते हो अपनी शॉप को। जैसे अब तारिक रोड है, अब तारिक रोड में इतनी घिचपिच हो गई है, इतनी मार्केट्स बन गई है, इतने शॉप्स हो गई हैं कि देयर इज नो स्पेस फॉर फर्दर एक्सपेंशन। कि अगर कोई दुकानें अपनी बढ़ाना चाहे, अपना साइज बढ़ाना चाहे, एक्सपैंड करना चाहे, तो वो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, सही है। तो आप ये भी सोचते हुए देखते हो अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि लोकेशन डिसीजन जो है वो एक लॉन्ग टर्म आपका डिसीजन होता है। तो उस लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेने के लिए तो ये आपकी एक्सपेंशन देखते हो आप कि वहां पे फर्दर एक्सपेंशन है, रूम है फर्दर एक्सपेंड करने का या नहीं। थर्डली आपका होता है मैनेजर प्रेफरेंसेस, सही है। अब मैनेजर प्रेफरेंसेस क्या है कि मैनेजर क्या कहता है उस लोकेशन के बारे में, मैनेजर क्या सोचता है उस लोकेशन के बारे में, तो ये अब मैनेजर जाहिर सी बात है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट होता है तो उसका प्रेफरेंस मैटर करता है। फिर एथिकल कंसिडरेशन, अच्छा अब ये दो बार एथिकल कंसिडरेशन हो गई, ये एक बार एथिकल कंसिडरेशन है, सही है। अब एथिकल कंसिडरेशन में हम क्या देखते हैं, एथिकल कंसिडरेशन में हम जो है वो ये देखते हैं कि उस जगह पे जो है वो आपका पॉल्यूशन वगैरह करने पे कितनी पाबंदी है, सही है, ये सारी चीजें देखना। तो वहां पे लोगों को अनफेयरली डिसमिस करने में कितनी पाबंदी है, सही है। तो अगर लेट्स सपोज लोकेशन ए पे हाई एथिकल कंसिडरेशन है और लोकेशन बी में लो एथिकल कंसिडरेशन है, सही है, तो आप जाहिर सी बात है लो वाली की तरफ ज्यादा फोकस होगी, क्योंकि एथिकल होना इज कॉस्टली फॉर द बिजनेस। एंड इट अगेन डिपेंड्स के आपका ओनर कैसा है। अगर ओनर चाहता है कि भाई हमें एथिकल रहना है, तो एथिकल ओनर जो है वो हमेशा एथिकल लोकेशन की तरफ जाएगा। और अगर ओनर जो है वो आपका 2 नंबर है, या वो बोलता है कि यार कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, तो वो हमेशा किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द लोकेशन वेयर एथिकल कंसिडरेशन इज लो। तो ये भी आपका एक क्वालिटेटिव फैक्टर है जो देखा जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिस जगह पे आप जा रहे हो वहां पे रोड्स वगैरह बने हुए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, ऑफिसेज वगैरह हैं मौजूद, इंटरनेट वगैरह का एक्सेस है, ये सारी चीजें आप देखते हो, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, ताकि मैं सप्लायर से गुड लेकर आ सकूं, सप्लायर तक गुड वो मार्केट तक गुड पहुंचा सकूं। एंड लास्टली प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है उस जगह पे, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एक्सपेंशन को प्लान कर रहा हूँ, तो एक्सपेंशन प्लान करने से पहले जो है वो गवर्नमेंट आके उस एक्सपेंशन को रोक दे, सही है, या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे आर्मी ने अगर फॉर एग्जांपल वो एरिया अपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहां पे मैं शायद एक्सपेंशन अपनी ना कर सकूं, सही है। तो ये भी प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस भी काफी ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई ये शॉप वगैरह ले लें मलिर कैंट में, तो वहां पे प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको कोई भी चीज प्लान करनी है, आपको जो वहाँ के उस सोसाइटी के जो हेड हैं, सही है, उस सोसाइटी के जो बंदे हैं, जो समझ लो केयर टेकर हैं, तो उन लोग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर प्लानिंग योर ऑपरेशंस। तो ये सारे आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। तो जहाँ पे प्लानिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ पे प्लानिंग आसानी से हो जाती है, बिजनेस ओनर्स जो है वो ज्यादातर उसी लोकेशन पे जाने का फील करते हैं, सही है। तो अब ऑप्टिमल लोकेशन का मतलब क्या है कि ये जितने भी हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पढ़े ना, इनका टोटल बिल्कुल सही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली आपकी एक ऑप्टिमल लोकेशन बनाता है। लेकिन कभी कभार आपको ऑप्टिमल लोकेशन में किसी ना किसी एक चीज को छोड़ना पड़ता है। जैसे अगर ऑप्टिमल लोकेशन अगर आपको लेनी है ना, सही है, हो सकता है उस जगह का सेल ज्यादा हो सकता है उस जगह की गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे हो, लेकिन हो सकता है उस जगह की साइट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, या रेवेन्यू ज्यादा हो लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी, रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, या रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन वहां पे आपका लेबर बहुत पैसे मांग रहा है। तो बेसिकली आपको ऑप्टिमल लोकेशन में यही देखना होता है कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन द ओनर, ऑन द बिजनेस इटसेल्फ, के उसको उसके हिसाब से उसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उस हिसाब से वो अपनी लोकेशन डिसाइड करता है। Now we move on to another concept, that is your multi-site location.
एंड मल्टी साइट लोकेशन का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे होते हैं फ्रॉम मोर देन वन लोकेशन, एक लोकेशन से ज्यादा जगहों पे ऑपरेट करना इज मल्टी साइट लोकेशन। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? ग्रेटर कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर, एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट इन एवरी टाउन। सही है। फॉर एग्जांपल आप देखें मैकडॉनल्ड्स जो है वो आपका डिस्को पे अभी रिसेंटली खुला है, डिस्को बेकरी पे आपका, ये जौहर में, जौहर वाली आवाम के लिए शेल के पंप के पास है। फिर जो बाजराबाद वगैरह वालों पे उनके लिए एक तारिक रोड पे खुला हुआ है, एक कारसाज की तरफ खुला हुआ है। तो बेसिकली आपका मल्टी साइट लोकेशन की वजह से क्या होता है कि कन्वीनियंस टू कस्टमर काफी बेहतर हो जाता है। फिर लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सही है। फॉर एग्जांपल यू कैन सप्लाई लार्ज सिटीज फ्रॉम रीजनल रादर देन द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन नेशनल ब्यूरो। फॉर एग्जांपल एक हेड ऑफिस या कोई बड़ी ब्रांच है, सही है, उस बड़ी ब्रांच पे टूवर्ड्स लेट्स सपोज आप फूड पांडा या आप जो है वो पिज्जा पॉइंट अगर कॉल करते हो, तो आपको वो अपनी करीबी लोकेशन पे जो ब्रांच होती है उससे हमेशा डिलीवर कराता है। ये नहीं होता कि भाई आपको जो है वो कहीं दूर दराज के इलाके से जाके जो है वो आपको डिलीवर करेगा। तो अगेन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अपने बिजनेस को कम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकडोनल्ड्स ऑर्डर करूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे या तो लकी वन से आएगा या तो डिस्को बेकरी वाली ब्रांच से आएगा। सही है। मुझे ऑल द वे वो जौहर वाली ब्रांच से नहीं आएगा या कारसद वाली ब्रांच पे नहीं आएगा या वो शारे फैसल वाली ब्रांच से नहीं आएगा क्योंकि वो दूर है। तो बेसिकली मैकडोनल्ड्स को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ती है। समझ में आ रहे हैं एडवांटेजेस मल्टी साइट लोकेशन के? जी सर। Third is सर। production-based company reduce the risk of supply disruption if there are technical or industrial relation problems in one country. अब अक्सर क्या होता है कि मल्टी साइट लोकेशन होती है ना, सही है, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता वहां पे। कि फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टी साइट पे हो ना, सही है, तो आपकी अगर एक जगह पे कोई मसला है, एक जगह पे कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप दूसरी साइट से या दूसरी लोकेशन जो है वहां से जो है वो आप चीजें मंगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तान में सही है, अक्सर जो है वो हड़ताल वगैरह होती है। अब कराची में हड़ताल हो गया, अब मेरा लेट्स सपोज नेशन वाइड स्प्रेड बिजनेस है, तो अगर कराची में हड़ताल हो गई तो मैं शायद लाहौर या इस्लामाबाद से अपना जो है वो माल ऑर्डर कर लूं सही। क्योंकि वो एरियाज खुले हुए हैं। तो मल्टी साइट लोकेशन का ये भी फायदा होता है। फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू रीजनल मैनेजर्स फ्रॉम हेड ऑफिस। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, अब बैंक जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी टू रीजनल मैनेजर्स ये पिछला वाला फ्रॉम पॉइंट हेड दोबारा ऑफिस। रिपीट कर दो एक बार, ये समझ में नहीं कौन आया। सा? ये पिछला वाला थर्ड पॉइंट। Production based company reduce the risk of supply disruption if there are technical or industrial relations problem in one country। तो ये अब लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा हूँ, जी। सही है, सही। या मैं जो वो दुबई में मेरा ऑपरेशंस है, मैं पाकिस्तान से माल मंगाता हूँ, सही है, मैं चाइना से माल मंगाता हूँ, सही है, ये दो जगहों से मैं अपना माल मंगाता हूँ। तो लेट्स सपोज किसी भी रीजन या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से पाकिस्तान ने अभी जो है वो अपनी सप्लाई रोकी हुई है, पाकिस्तान में कोई मसले चल रहे हैं, तो बेनिफिट क्या होगा मुझे कि मैं अगर दुबई में मेरी सप्लाईज कम नहीं पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं ना, तो मैं चाइना से बोलूंगा यार आपका, अगर मैं लेट्स सपोज आपसे 100 यूनिट मंगवा रहा हूँ ना, आप 100 नहीं, आप मुझे जो है वो 200 यूनिट भिजवा दो क्योंकि मेरा जो दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा आपका। सप्लायर है उसकी कंट्री में जो है वो मसले चल रहे हैं, तो ये तो आप मुझे भिजवा दो। तो ये मल्टी साइट पे काम करने का ये फायदा होता है, सही। कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होती। फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू रीजनल मैनेजर्स। अब जैसे एक बैंक है, सही है, अब बैंक का जो हेड ऑफिस है, जैसे एचबीएल का भाई हेड ऑफिस है, अब हेड ऑफिस जो है वो अपनी ब्रांच मैनेजर्स को क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है अथॉरिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ब्रांच मैनेजर है उसको लोकल एरिया का पता है कि कैसे चलेगा बैंक वहां पे, सही है, तो वो ब्रांच मैनेजर्स को डेलीगेट कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी स्टाफ की स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? सही। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। फिर आ जाते ऑल डिसएडवांटेजेस। क्लियर। डिसएडवांटेजेस का सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स बिटवीन लोकेशन, एक्सीलेंट टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम्स विल बी एसेंशियल। अब लोकेशंस के बीच में जो है वो, जो आपकी लोकेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ सकते हैं। कि लेट्स सपोज अगर आपने ऑर्डर लिया मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच से, लेकिन वो किसी और ब्रांच को बताना भूल गया या कम्युनिकेशन इशू हो गया, तो और कस्टमर तक ऑर्डर नहीं पहुंचा,
तो फिर कस्टमर नाराज हो जाएगा। फिर पोटेंशियल लैक ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट बेस्ड एट हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस में मैनेजर्स वगैरह बैठे हुए, अगर वो लोग डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटीज, तो अक्सर मसला ये आता है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। बैंक मैनेजर्स अगर किसी चीज में फंस जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि आगे करना क्या है, या उसका हम जो है वो क्या डिसीजन लें, क्या करें। तो थोड़ा कंट्रोल जब कम होता है अपर मैनेजमेंट की तरफ से, तो आपका जो मैनेजर है वो थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा उसको डिसीजन लेने में काफी मसले होते हैं। फिर डिफरेंट कल्चरल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल सिस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, द बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू दीज डिफरेंसेस। अब अक्सर क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान में अब केएफसी जो है वो उसको हरार हराम का देखना पड़ता है। सही है, उसको जो है वो एक कल्चरल स्टैंडर्ड है यहाँ पे कि उसको हलाल करके जो है वो केएफसी सेल करनी होती है, या मैकडोनल्ड्स वगैरह जो भी है वो भी हलाल सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक है, कहीं कहीं जो है वो आपके प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं होते, तो आपको पेपर कप्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो बनवानी पड़ेगी। तो बेसिकली मल्टी साइड लोकेशन में आपको ये मसला आता है कि पाकिस्तान में जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट है, सही है, यूएई में जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट है। सही है, क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम वहाँ के डिफरेंट है। सही है, तो मल्टी साइड लोकेशन में ऑपरेट करने की वजह से ये भी मसला आता है कि कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं और लीगल सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं, और उसकी वजह से बिजनेस की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर वो अडेप्ट करेगा उन डिफरेंसेस को तो बिजनेस का कॉस्ट इंक्रीज होगा। इफ साइड्स आर टू क्लोज टू ईच अदर दे मे बी अ डेंजर ऑफ कैनिबलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक रोड है, सही है, पहले रोड के यहाँ पे भाई एक केएफसी खुला हुआ था, तो जितनी भी अवाम रोड के इस पार और इस पार, मतलब सारे इधर ही जाते थे केएफसी पे। सही है, सारी अवाम जो है वो कौन से वाले केएफसी जाती थी? ये वाली केएफसी, ये वाली इस साइड की अवाम भी जो है वो यहाँ पे केएफसी के लिए आ रही। अब क्या हुआ, अब रोड के इस पार भी केएफसी खुल गया, इस पार भी केएफसी खुल गया, तो यहाँ वाली अवाम यहाँ वाले केएफसी जा रही है और यहाँ वाली अवाम यहाँ केएफसी जा रही है। तो कैनिबलिज्म का मतलब ये होता है कि जब एक ब्रांच आपके इतने करीब आ जाए कि वो ब्रांच आपकी सेल्स खा जाए, आपके सेल्स जो है वो टेक अवे कर ले, तो उसको हम कहते हैं कैनिबलिज्म। वेयर वन रेस्टोरेंट और स्टोर टेक्स अवे सेल्स फ्रॉम अनदर ओन्ड बाय द सेम बिजनेस। तो केएफसी सेम ब्रांचेस हैं, तो यहाँ केएफसी नया खुलने की वजह से क्या हुआ कि वो पुराने वाले केएफसी की सेल्स ले गया अपनी तरफ। समझ में आ रही है बात? ठीक। हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है सर। जी। लेकिन सर वो तो तो मतलब जहाँ तक, इनका ऐसे थोड़ी ना देते हैं ये तो। क्या? मतलब इनका एक वो होता है ना, रूल्स होते हैं कि मतलब आप लोकेशन जो है ना अलग अलग जगहों पे देते हैं। नहीं, अब हाँ वो तो होता है बिल्कुल उनका, लेकिन अब लेट्स सपोज केएफसी यहाँ पे गुलशन के अंदर यहाँ पे डिस्को बेकरी की तरफ मस्कन वाला केएफसी खुला हुआ है, और लकी वन में भी केएफसी खुला हुआ है। तो नॉट दैट क्लोज बट स्टिल कुछ तो फर्क पड़ता है। सही है, आपकी जी। सेल्स का, कि अगर फॉर एग्जांपल लकी वन में केएफसी नहीं खुला हुआ होता है तो सब लोग गुलशन के कहाँ जा रहे होते हैं? मस्कन वाली ब्रांच पे जा रहे होते। समझ में आ रही है सही। बात? सही। तो कैनिबलिज्म का मसला भी आता है। तो ये आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी साइड लोकेशन। फिर उसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लोकेशन डिसीजन। अब आप लोग को ये पता ही होना चाहिए, जाहिर सी बात है, मैं बहुत दफा भी बता चुका हूँ ये, कि लोकल लोकेशन क्या होती है, नेशनल लोकेशन क्या होती है, और इंटरनेशनल लोकेशन क्या होती है। लोकल लोकेशन decisions refer to businesses that often have one branch or office and are located close to the owner's home. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कोचिंग खोला हुआ है अपना, तो कोचिंग एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे, सही है, तो वो मेरा लोकल बिजनेस है कि एक पर्टिकुलर गुलशन इकबाल के एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है। नेशनल बिजनेस क्या होता है? नेशनल लोकेशन decisions apply to much larger business that operates several or many branches in different regions in one country. एक ही कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रहा है। जैसे इम्तियाज है, अब इम्तियाज जो है वो कराची में भी कोई 9 से 10 लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहा है, उसके अलावा हैदराबाद में है, पिंडी में है, यहाँ दूसरी जगहों पे। तो बेसिकली वो नेशनल लोकेशन डिसीजंस ले रहा है अपने। और thirdly is your international location decisions apply to businesses with operations in more than one country, multinationals। इनको हम कहते हैं मल्टानेशनल्स। बेसिकली ये वो बिजनेसेस होते हैं जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो तीन आपके ये डिफरेंसेस हैं सिंपली। अब आ जाते हैं रीजन फॉर एन इम्पैक्ट ऑफ ऑफ शोरिंग एंड रीशोरिंग। ऑफ शोरिंग का मतलब क्या होता है? शोर क्या होता है? शोर सिंपली इसको हम कहते हैं सरहद पार। मतलब मेरा अगर ले सपोज जे डॉट है, जे डॉट पहले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, अब वो दुबई चला गया है, तो उसने क्या करा है? ऑफ शोर करा है। तो ऑफ शोर द रिलोकेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस डन इन वन कंट्री टू द सेम और अनदर कंपनी इन अनदर कंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस को किसी और कंट्री में लोकेट कर देते हो, सिंपली मल्टानेशनल बिजनेस बनना। तो जब आप मल्टानेशनल बिजनेस बनने की कोशिश करते हो, ऑफ शोर कर रहे होते हो। और रीशोर कर रहे हैं मतलब कि आप वापस अपनी कंट्री में दोबारा आ जाते हो। तो सबसे पहले अब ऑफ शोरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑफ शोरिंग का क्या रीजन होता है, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सही है। तो ऑफ शोरिंग का रीजन ये होता है, नंबर वन के रिड्यूसिंग कॉस्ट। आप दूसरी कंट्री में इसलिए जाते हो क्योंकि वहां पे आपको शायद चीप लेबर मिल जाए। सही है। आपको जो है वो लेबर चीप मिल रहा है। वहां पे आपको साइट की कॉस्ट जो है वो आपकी काफी कम आ रही है, तो साइट कॉस्ट भी आपकी कम है। फिर सप्लाई ऑफ वेल क्वालिफाइड वर्कफोर्स। दूसरी कंट्री में जाने का रीजन ये है कि आपको वहाँ पे क्वालिफाइड वर्कफोर्स मिल रहा है, लेबर आपको अच्छा मिल रहा है। अगर आपको अपनी लेबर के जैसे अगर मैं लेट्स सपोज हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, तो मैं इंटरनेशनली जाके हॉस्पिटल इससे खेलूँ कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स वगैरह मेरे हॉस्पिटल में काम करेंगे। फिर आई वांट टू एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स। मुझे जो है वो अपना प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में सेल करना है, नॉट जस्ट इन वन लोकेशन। तो ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए मैं जो हूँ दूसरी कंट्री में जाऊंगा। फिर अवॉइडिंग प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे कि टैरिफ हो गया आपका, जो इंपोर्ट्स पे टैक्स लगता है, टैरिफ वगैरह जो है उसको, उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस कंट्री में जाके सेटल हो जाऊंगा या उस कंट्री में बनाना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ले सपोज मैं जापानीज कार्स जो है वो बनाता हूँ, और वो पाकिस्तान में टैरिफ लगा हुआ है उस पे कि भाई आपको ड्यूटी देनी होगी जापानीज कार इंपोर्ट करने में। तो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, पाकिस्तान में आके लोकल प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। अब गाड़ियों की जो हमारे पाकिस्तान में प्राइसेस इतनी बढ़ती हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन नहीं होता है, लोकल असेंबली होती है। लोकल असेंबली का मतलब कि पार्ट्स बाहर से बनकर आएंगे और यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ असेंबल ज्वाइन किए जाएंगे आपस में। सही है। अगर पाकिस्तान में ही लोकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए ना, तो आपकी कारों की जो प्राइसेस हैं वो फिर कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। फिर अदर रीजन ऑफ ऑफ शोरिंग इंक्लूड गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। कई की गवर्नमेंट जो है वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। जैसे बांग्लादेश ने 2010 में करा था। आज बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे ऊपर जा रही है, तो वो इसलिए जा रही है कि उन्होंने जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को या इंडस्ट्रीज को, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने रेंट माफ कर दिया था, उन्होंने सस्ता लेबर प्रोवाइड करा था, ताकि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस जो है वो रिलोकेट करें उनके शहर में। फिर ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब पाकिस्तान में इतना एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है कि लोग या बिजनेसेस जो है वो यहाँ से बंद हो के जो है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से भी आप जो है वो रीशोर ऑफशोर चले जाते हो कि बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पे ऑपरेट करने की कॉस्ट अब ज्यादा आना शुरू हो जाती है किसी कंट्री में, तो आप जो है वो दूसरी कंट्री में फिर जाना शुरू कर देते हो, जैसे पाकिस्तान का आजकल हाल हो रहा है। तो ये कि फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है कि आप कॉस्ट एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो कि आपको कितना कॉस्ट आएगी। तो एक महीने आपको जो है वो प्रोडक्शन बंद करनी पड़ जाती है, एक महीने आपको प्रोडक्शन खोलनी पड़ जाती है। तो ये बड़े मसले आ रहे हैं आपके। तो इसलिए जो है वो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बंद करके क्या कर रही हैं, ऑफशोर जा रही हैं, दूसरी कंट्रीज पे जा रही हैं। कोई मसला यहाँ तक? नहीं सर। उसके बाद आगे चलते हैं, रीजंस फॉर एंड इम्पैक्ट ऑफ रीशोरिंग। अब वापस क्यों आ जाते हो आप अपनी कंट्री के अंदर? अब वापस आने का रीजन ये होता है कि दूसरी कंट्री में आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर फेस करने को मिल रहे हैं। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब ये है कि वहाँ के लोग आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे चाइनीज हैं, चाइनीज से बात करने का मेन बैरियर जो आता है वो यही आता है कि चाइनीज वाले इंग्लिश नहीं सीखते, और हम लोग जो है वो या दूसरी कंट्रीज वाले उनको चाइनीज नहीं आती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन अगेन बैरियर आ जाते हैं यहाँ पे, कि आपका जो है वो कम्युनिकेशन करने में मसले आ जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका कल्चरल डिफरेंसेस। अब कल्चरल डिफरेंसेस का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हलाल का डिफरेंस होता है। सही है। या लेट्स सपोज पाकिस्तान में वेस्टर्न क्लोथिंग इतनी ज्यादा
पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपके जो देसी क्लोथिंग है, आपकी जो ईस्टर्न क्लोथिंग है, वो ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ का कल्चरल डिफरेंसेस है। तो अगर लेट्स सपोज कोई ऐसा वेस्टर्न क्लोथिंग का ब्रांड आके पाकिस्तान में जो है वो आता है, और उसको जाहिर सी बात है रीशोर करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर काफी डिफरेंट है। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस कंसर्न्स, सही है। फिर रीशोरिंग का मसला ये भी आता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो आपको सही तरीके से नहीं मिल रही, या लेवल ऑफ सर्विस कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ या रीशोर करता हूँ, सही है, कि पहले मैं बाहर गया पाकिस्तान से और फिर दोबारा आ गया, तो बाहर जाने की वजह क्या थी कि मैं चाह रहा था कि मुझे जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह अच्छा मिले। लेकिन बाहर जाने में मसला ये आया कि मुझे वहां पे भी मटेरियल इतना खास मिल नहीं रहा, या मटेरियल जो है वो बाहर, में जैसे ही सेटअप लगाया मैंने अपना, तो बाहर मटेरियल खत्म हो गया, या अब जहाँ से मैं मटेरियल मंगा रहा था वहां से मटेरियल खत्म हो गया, तो अब मुझे मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ रहा है वापस उस मटेरियल को इस्तेमाल करने की। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके जो है वो रीशोर कर रहे हो अपने आप को। फिर सप्लाई चेन कंसर्न्स होती हैं कि आप जिस कंट्री में जो है वो गए हो, वहां पे जो है वो, वहां से जो है वो बाहर भेजना गुड काफी मुश्किल होते हैं, वहां से एक्सपोर्ट करना गुड काफी मुश्किल होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वापस आके आपने रीशोर कर लिया। एंड देन एथिकल कंसिडरेशन के, पहले आप उस कंट्री में गए थे, वहां पे इतनी एथिकल कंसिडरेशन नहीं थी, जैसे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में आहिस्ता आहिस्ता एथिकल कंसिडरेशंस बढ़ रही है। पहले के जमाने में बांग्लादेश में एथिकल कंसिडरेशन नहीं थी, तो वहां पे आप जितनी भी पोल्यूशन करना चाहो कर सकते थे। अब जो है वो एथिकल कंसिडरेशंस बढ़ रही है, तो ये इंडस्ट्रीज पे पोल्यूशन लिमिट लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो बढ़ रही है, तो बहुत दफा ऐसा होगा कि अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां से भी छोड़ के किसी और कंट्री में चली जाएंगी। तो दीज आर द रीजंस व्हाई यू रीशोर योर सेल्फ। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकेशन एंड रीलोकेशन डिसीजन। समझ में आती है बात? यहाँ पे रीशोरिंग के पॉइंट समझ में आ गए कि आप एक कंट्री छोड़ के सर ये दूसरी। सप्लाई चेन वाला पॉइंट समझा दें। सप्लाई चेन कंसर्न होता है कि भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, सही है, आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो पोर्ट इतना खास नहीं बना हुआ था, सही है। जैसे गवादर पोर्ट वगैरह, पोर्ट आपका इतना खास बना हुआ नहीं था, तो बहुत सारे एक्सपोर्टिंग कंपनी जो है वो पाकिस्तान नहीं आती थी, इसी रीजन की वजह से कि वो, या पाकिस्तान से बाहर जाके कंपनीज खुल गई, इस रीजन की वजह से कि पाकिस्तान में पोर्ट इतना खास नहीं बना हुआ। हाउएवर अब पोर्ट जो है वो आपका बेहतर हो गया, तो अब वो जो पाकिस्तानी कंपनी जो बाहर जाके खुली हुई थी, वो क्या हो जाएंगी, रीशोर हो जाएंगी, मतलब पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, क्योंकि सप्लाई चेन आपका बेहतर हो गया। या अगेन एक इसको अगर इस तरीके से समझाऊं तो मैं, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, सही है, जैसे चाइना वगैरह, ये जो है वो चाइना वगैरह का बिजनेसेस जो है वो खुले हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब लेट्स सपोज इंपोर्ट अभी रिसेंटली आपने बंद कर दिया था, सही है, या सप्लाई इस चीज की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, सही है। तो बार बार जब ये सारी चीजें होंगी ना, तो इंडस्ट्रीज तंग आके क्या करेंगे, रीशोर कर लेंगे अपने आप को। तो वो चाइनीज कंपनी वापस चाइना जाके जो है वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो आपको सप्लाई चेन कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जी सर समझ आ गया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकेशन एंड रिलोकेशन डिसीजन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप फ्रीली अपने एसेट्स को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कि व्हेन यू कैन इजीली मूव योर कैपिटल, योर एसेट्स, योर मशीनरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दैट मींस क्या आपकी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है अक्सर दुनिया में, कि आपकी जो दुनिया है वो छोटी और रीचेबल हो गई है, मतलब दुनिया आपके हाथ में आ गई है, सही है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द प्रोसेसेस इजियर, allowing freer movement of capital between countries, reducing trade barriers to allow capital and consumer goods to be traded more freely, and making it easier for businesses to legally establish subsidiaries and operations in other countries. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, लोकेशन डिसीजन बहुत आसान हो गए, आप अपने एसेट्स को फ्रीली मूव कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इससे क्या हो रहा है फायदा, कि आप जो है वो किसी भी कंट्री, किसी भी लोकेशन में आपको जाना है, किसी भी कंट्री में आपको जाना है, आप वहां से आराम से जो है वो जा सकते हो। सेकेंडली आपका रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, आपके ट्रेड बैरियर्स भी जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आपको जो कंट्री पसंद आ रही है आप आराम से वहां जाके सेटल
हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब जापानीज कार्स की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियों पे पाबंदी लगी हुई है या एक ट्रेड बैरियर लगा हुआ है टैरिफ का, तो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स क्या कर सकती है, वो पाकिस्तान में आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है, तो वो ट्रेड बैरियर से बच जाएंगी। सही है। फिर मेकिंग इट इजियर फॉर बिजनेसेस टू लीगली एस्टैब्लिश सब्सिडीज एंड ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि आराम से अब बिजनेसेस जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सब्सिडरी कंपनीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री। अब सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में किसी नाम से बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है, मैं किसी और नाम से दुबई में स्टार्ट कर सकता हूँ या किसी और नाम से मैं किसी और कंट्री में स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये सब्सिडरीज कंपनीज। सही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो आपका लोकेशन और रिलोकेशन डिसीजंस काफी बेहतर से बेहतर हो गए। यहाँ पे किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं से क्लियर है। अब बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस की। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? हेलो। हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं? मतलब कि बिजनेस कहाँ का सेट करना है। बिल्कुल। स्केल ऑफ ऑपरेशन इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, के आपका जो बिजनेस जो है वो कितने पैमाने पे, कितने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, ये कितने ज्यादा जो है वो स्प्रेड हो चुका है, तो दैट इज सिंपली योर स्केल ऑफ ऑपरेशन। सही है। और आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन या स्केल ऑफ अ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय ओनर्स ऑब्जेक्टिव, कि ओनर अपने बिजनेस को अगर छोटा रखना चाहता है तो आप जो है वो बिजनेस को, अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाओगे नहीं बल्कि छोटा ही रखोगे। फिर द कैपिटल अवेलेबल, आपके पास पैसे हैं तो आप अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाओगे, पैसे नहीं है तो आप अपने बिजनेस का स्केल छोटा ही रखोगे। फिर साइज ऑफ द मार्केट द फर्म ऑपरेट्स इन, एक साइज ऑफ द मार्केट द फर्म ऑपरेट्स इन, इसका मतलब क्या है कि आपकी फर्म जो है वो कौन, उसका जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रही है उसका साइज क्या है। सही है। कि फॉर एग्जांपल वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स है या नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा रखेगा। अगर नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे तो स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा। अब जैसे कोई एक हेयर ड्रेसर है, अब कभी आपने सुना है कि हेयर ड्रेसर की कोई फैक्ट्री है? नहीं, हमेशा वो शॉप्स खोलता है। सही है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसका साइज ऑफ मार्केट छोटा है। फिर द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, आपका कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को छोटा ही बिजनेस खोलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती, और कंपटीशन कम है तो फिर आप जो है वो आराम से अपना बिजनेस खोल सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो स्केल ऑफ ऑपरेशन को। और लास्टली स्कोप फॉर स्केल इकोनॉमीज, कि आप जब अपना बिजनेस बढ़ाओगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे या नहीं होंगे। दैट मीन्स कि आपको कॉस्ट रिडक्शन आ रही है स्केल बढ़ाने से या नहीं आ रही। तो अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन आ रही है तो आप अपना स्केल बढ़ाओगे, अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन नहीं आ रही तो आप अपना स्केल छोटा ही रखोगे। सही है। अब बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। सही है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द रिडक्शन इन अ फर्म्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कि आप अपने साइज को बढ़ाने की वजह से आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ रही है। सही है। अब सबसे पहले बात करते हैं तो वो है आपकी परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सही है। अब परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने की वजह से, जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते हो, स्केल इंक्रीज करने की वजह से आपको कॉस्ट में कैसे कमी आती है कि आप बल्क बाइंग करते हो। अब बल्क बाइंग करने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बल्क में इतना सामान खरीद लेते हो कि आराम से आपको जो है वो कॉस्ट रिडक्शंस मिल जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आप जब अपना ऑपरेशन स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आना शुरू हो जाती है। फिर टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाते हो, सही है, तो डेफिनेटली आप न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो हायर करते हो। सही है। क्योंकि आप जब नई फैक्ट्री, एक पुरानी फैक्ट्री है आपकी,
अब उस नई पुरानी फैक्ट्री के बाद आप कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हो, तो नई फैक्ट्री खोलने की वजह से आप जो है वो नई टेक्नोलॉजी उस फैक्ट्री में लगाओगे, जाहिर सी बात है। तो नई टेक्नोलॉजी आएगी स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने की वजह से, तो आपका नई टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा आउटपुट तो मतलब टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि जब आप ना स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाते हो, बेसिकली आपका बिजनेस कहलाता है एक लार्ज बिजनेस। क्या कहलाता है? लार्ज लार्ज। बिजनेस। और जब आपका बिजनेस लार्ज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो बैंक लोन वगैरह आराम से दे देगा, कि स्मॉल बिजनेसेस को जो है वो लोन्स नहीं मिलते, लेकिन बैंक जो है वो आपको लोन्स वगैरह दे देगा और लोअर इंटरेस्ट रेट पे देगा। समझ में आ रही है बात? तो लोअर इंटरेस्ट तो रेट पे लोन आपको बैंक जो है वो लोन्स देगा, तो आपको फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होंगी व्हेन योर स्केल ऑफ ऑपरेशन विल इंक्रीज। फिर मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल आल्सो बी अचीव। अब मार्केटिंग इकोनॉमीज कैसे? कि फॉर एग्जांपल पहले मेरा बिजनेस स्मॉल था, सही है, मैं मार्केटिंग पे 2000 रुपये लगाता था, सही है। अब 2000 रुपये लगाता था और 2000 रुपये लगाने से मेरे सिर्फ 100 यूनिट बिकते थे। तो अगर मैं उसको पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट निकालूं अपनी, तो पर यूनिट मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कि 2000 रुपये लगा के मैं 100 यूनिट बेच पाता था, दैट मीन्स मेरी मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 20 रुपीज मार्केटिंग कॉस्ट, सही है। अब लेट्स सपोज मैं वही 2000 रुपये लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा साइज ऑफ बिजनेस बढ़ने की वजह से अब मैं 1000 यूनिट बेच रहा हूँ, तो मतलब अब मेरी पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? दो $2। $2। तो दैट मीन्स के मैं अपने पर यूनिट जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो मेरी कम हो गई है, ड्यू टू एन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन स्केल, सही है। मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ने की वजह से मेरा मार्केटिंग कॉस्ट कम आ गई है पर यूनिट। तो स्केल बढ़ने की वजह से जो आपका पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर बात करते हैं तो मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है तो आप क्वालिफाइड मैनेजर्स हायर करते हो। एक लार्ज बिजनेस जो है वो क्वालिफाइड मैनेजर्स हायर करते हैं, और वो क्वालिफाइड मैनेजर्स जो हैं वो आपके मैनेज ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं आपके बिजनेस को, और जब वो ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। मूविंग ऑन टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली स्केल बढ़ने की वजह से क्या आता है? स्केल बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ कम जाएगी। नहीं बल्कि इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, वी से दैट के आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रही है। तो फैक्टर्स दैट कॉज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू राइज व्हेन द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीज। तो स्केल बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, और वो उसको हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्यों आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है? कि जब स्केल बढ़ता है तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ने की वजह से हर किसी से कम्युनिकेशन रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? सही। फिर उसके बाद एलिनेशन ऑफ वर्कफोर्स। एलिनेशन का मतलब होता है कि फारिग बैठना। तो अगर स्केल बढ़ता है तो सुपरविजन आपकी वर्कर्स के ऊपर कम हो जाती है। तो सुपरविजन कम होती है, फिर उसकी वजह से क्या होता है? वर्कर फारिग बैठा हुआ होता है, तो एलिनेशन काम। ऑफ वर्कफोर्स, काम नहीं करेगा, फारिग बैठेगा। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन, के स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ने की वजह से आपस में डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो बेसिकली अगर मैं आपको ग्राफिकल तरीके से जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझाऊं, तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे आपके, ये आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है, या इसको हम कहते हैं आउटपुट। ये आउटपुट है और ये टाइम है।
जैसे जैसे आपका जो है वो देखिए, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है तो आपकी कॉस्ट कम आना शुरू हो जाती है, और वो सबसे मिनिमम होती है इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अब आप उस कॉस्ट को मिनिमम नहीं रख सकते और आपकी कॉस्ट फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग मेक श्योर करो कि आपका जो आउटपुट है या स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो इस पॉइंट पे हो। सही है। और ये सारा हिस्सा जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कहलाता है, क्योंकि इस हिस्से में क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ने की वजह से कॉस्ट कम हो रही है। तो आउटपुट बढ़ने की वजह से कॉस्ट कम हो रही है, दैट मीन्स कि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रहे हैं। और ये हिस्सा आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है कि आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात? सही। तो आउटपुट बढ़ना है मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ना। तो स्केल बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट कम आ रही है। स्केल ज्यादा हो रहा है, स्केल और फर्दर बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। बस वहां आपको समझ जाना है कि आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है और अब आपको उस यूनिट से ज्यादा नहीं बनाना। आर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अवॉइडेबल? क्या हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बना के, कि हर डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव बनाओ। जब हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा तो हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने काम करेगा कोऑर्डिनेटेड तरीके से, और उसकी वजह से फिर टारगेट्स भी अचीव होंगे और डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशंस भी रहेंगी। डिसेंट्रलाइजेशन करो, मतलब डिसीजन मेकिंग को लोअर लेवल पे दे दो। मतलब सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर दो, तो उससे क्या होगा कि वर्कर्स मोटिवेशन रिस्पॉन्सिबल होगी। बनेंगे, वर्कर्स अपनी सुपरविजन रखेंगे, और वर्कर्स जो है वो फिर एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स नहीं होगी। और रिड्यूस डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अगर बहुत सारे बिजनेसेस खुले हुए, डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा खोले हुए हैं, बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन की हुई है, तो उसको रिड्यूस करो, ताकि कुछ प्रोडक्ट्स पे फोकस रखो। कुछ प्रोडक्ट्स पे फोकस रखोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर कम आना शुरू हो जाएगी। तो यह आपका पूरा चैप्टर 26 है। किसी को इसमें कोई मसला? नहीं सर। नहीं सर। सही है। तो अब एक चीज और है इसमें, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। अब ये मैंने आप लोग को भेजा था चेकलिस्ट, अगर आप लोग को याद हो। सही है। जी। तो मैंने जी इसी सर हिसाब याद से है। जो है वो आ, आप लोग को पढ़ाया। मैंने आपको फैक्टर्स दैट डिटरमिन ये पढ़ा दिया। मैंने आपको डिफरेंसेस बिटवीन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ये भी पढ़ा दिया। द रीजंस फॉर इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोरिंग एंड रीशोरिंग पढ़ाया। फिर ग्लोबलाइजेशन का मैंने आपको रिलोकेशन पे पढ़ाया, इम्पैक्ट क्या होता है। फिर मैंने आपको फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द स्केल ऑफ ऑपरेशंस पढ़ाया मैंने, जिसमें आपने ओनर्स ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी। सही है। फिर इंटरनल इकोनॉमीज और उसके डिस इकोनॉमीज के टाइप्स वगैरह बता दिए। सही है। और फिर मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको ये भी समझा दिया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, कि आपके कुछ वक्त तक जब आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, और कुछ वक्त जब इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और कॉस्ट आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें 6 की 6 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो आपका चैप्टर ये वाला खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? जी सर। सही है। अब जरा 5 मिनट दे मुझे, मैं पानी वानी पी लूँ फिर, और ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी हम लोग बंद कर देते हैं, फिर नए चैप्टर की नई सर रिकॉर्डिंग। एक बात और सुनिएगा इसकी तो टीचर आप भेजेंगे